IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी का जो मेंस का पेपर है उसके लिए जो मेंस में क्वेश्चन कैसे लिखा जाए इस पे हम लोग बात करेंगे और साथ में जो है कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको कैसे लिखा जाए, उनका डायग्राम के माध्यम से, मैप के माध्यम से कैसे किया जाए, पॉइंट में कैसे हमें चीज़ों को याद रखा जाए, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और आज हम लोग जो हमारा टॉपिक होगा वो बिहार की कला और संस्कृति से जुड़े हुए टॉपिक को हम करेंगे। इसमें हम पूरा डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, क्वेश्चन किस साल आया हुआ है और जो है कैसे क्वेश्चन हमें लिखना है, हम इस पर बात करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहे। याद रखिएगा जो बीपीएससी का जो पेपर है, जो फर्स्ट पेपर है आपका जो है मेंस का जीएस का, उसमें इतिहास का टॉपिक आएगा। इसके अलावा उसमें करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर उसमें होता है और इसके अलावा उसमें जो है सांख्यिकी के क्वेश्चन आते हैं। तो जो इतिहास के जो क्वेश्चन है उसमें बिहार स्पेशल इतिहास के भी क्वेश्चन शामिल होते हैं, ये याद रखिएगा। तो आज का जो टॉपिक है उसमें बिहार, जो उसमें टॉपिक ये है, महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार की कला और संस्कृति। इससे जुड़े हुए टॉपिक को पहले हम लोग करेंगे। ऐसे सारे टॉपिक को मैं अलग अलग करा दूंगा, तो आप लोग जो है बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है पहले उसकी चर्चा करूंगा और फिर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कैसे हमें उसको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बिहार की कला और संस्कृति में एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, मौर्यकालीन कला। मौर्य काल का जो मगध साम्राज्य था वो बिहार में ही था, तो मौर्य कला का अंश आज भी बिहार में देखने को मिलता है। तो बिहार का जो टॉपिक है मौर्य कला, ये आपके मेंस के फर्स्ट पेपर में है, कला और संस्कृति के अंतर्गत। तो याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जैसे 42 याद रखना बीपीएससी मुख्य परीक्षा में आया था, बिहार में प्राप्त मौर्य काल के जो है बेस्ट जो है आपका जो विशिष्टताएं हैं उनका उल्लेख कीजिए, उनकी स्थापत्य कला का उल्लेख कीजिए। फिर आपका याद रखिएगा 67 बीपीएससी में पूछा गया था, मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चन आया है कि मौर्य काल की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यह आया था 44वीं बीपीएससी परीक्षा में। फिर याद रखिएगा इसके बाद क्वेश्चन आया है जो है मौर्यकालीन कला, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मौर्य काल और स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए, 67 बीपीएससी में। मौर्य काल की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ये 53 से लेकर के 56 बीपीएससी मुख्य परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको लिखना कैसे है, तो ये बिल्कुल हम डायग्राम के माध्यम से इसको चलेंगे, तो आपके आंसर काफ़ी जो है लिखने में आपको आसानी होगी, याद करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम मौर्य काल पे चलेंगे। तो मौर्यकालीन कला में याद रखिएगा जब हम ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो है हमें जो है शब्दों का जो है इसमें चयन करना जरूरी होता है क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो मौर्यकालीन कला की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम याद रखना उत्तर का जो लेखन कला होती है उसमें सबसे पहले हम भूमिका बताते हैं। तो भूमिका याद रखिएगा 3 से 4 लाइन की भूमिका होती है कि मौर्यकालीन कला का जो है विकास मौर्य काल में किया गया। मौर्य काल की जो कला है वो राजाओं के संरक्षण में जो है इसका विकास हुआ है। जैसे मौर्यकालीन जो राजा थे, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोक हो, बिंदुसार हैं या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा समय समय पर स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया और स्थापत्य कला की चीज़ों का निर्माण किया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान अशोक का है। अशोक के समय में जो है स्थापत्य कला में काफ़ी विविधता देखने को मिली। ये क्वेश्चन का आपका भूमिका होगी, तो भूमिका आप ऐसे बताएंगे और फिर इसके बाद आप जब मेंस में लिखेंगे क्वेश्चन तो पहले एक डायग्राम बता करके आप बताएंगे मौर्य जो कला है इसमें हम किसको शामिल करते हैं, मौर्यकालीन कला में हम किसको शामिल करते हैं। जब तक हम डायग्राम के माध्यम से नहीं बताएंगे तो हमें न याद होगा और हम एग्जामिनर को जब हम डायग्राम के माध्यम से बताएंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। तो पहले हम बताएंगे राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला और लोक कला के अंतर्गत ही मौर्य कला को बांटा गया है। राजकीय कला के अंतर्गत हम बात करते हैं तो राजाओं के संरक्षण में जिस कला का विकास किया गया है उसको हम राजकीय कला कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा हम लिखेंगे बाद में। और जो लोक कला याद रखिएगा, जो लोक कला है ये आम जनता में जो है
जो है प्रसिद्ध थी। तो जो आम जनता में कला थी उसको हम लोक कला कहते हैं, और जो आपका राजाओं के संरक्षण में जिस कला का विकास हुआ उसको हम कहते हैं राजकीय कला। तो इस तरह का डायग्राम बना के पहले हम चीज़ों को बता देंगे, तब जा करके हमारा जो हमें याद करने में आसानी होती है और एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है और आंसर बहुत अच्छा लिखाता है। राजकीय कला के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है पहले हम वहाँ बताएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद है, मौर्यकालीन स्तूप है, मौर्यकालीन स्तंभ है, मौर्यकालीन गुहा विहार है जिसे हम जो है गुफाएं कहते हैं मौर्यकाल में जो बनाई गई हैं, और आपका मौर्यकालीन मूर्ति कला है। याद रखना इन सबको हम मिला के क्या कहते हैं, राजकीय कला कहते हैं। तो राजकीय कला का जो है संरक्षण राजाओं द्वारा किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन हमें लिखना होता है, ऐसे ही क्वेश्चन हमें याद करना होता है। जब हम डायग्राम के माध्यम से याद करते हैं तो हमें वो डायग्राम याद होता है मेंस के एग्जाम में, तो लिखने में बड़ी आसानी होती है और शब्द हमें लगातार मिलते रहते हैं, क्योंकि जब मेंस में हम लिखते हैं तो मेंस का अपना अलग प्रेशर होता है, इस वजह से हमें चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो मौर्य कला की अगर हम पहले बात करते हैं, भूमिका की बात करते हैं, तो भूमिका में हम लिख सकते हैं कि बिहार के इतिहास में कला का स्पष्ट प्रमाण मौर्य काल में देखने को मिलता है। मौर्य काल से पूर्व भी विभिन्न प्रकार की कला का प्रचलन था। मौर्यकालीन कला से पूर्व कलाकृतियों में मुख्य रूप से अगर देखा जाए प्रशस्त मतलब होता है पत्थर की जो है मूर्तियां बनाई जाती थी, उसमें कलाकृतियां, जो काष्ठ मतलब होता है लकड़ी की होती थी, मिट्टी की होती है, घास फूस का प्रयोग होता था। मौर्यकालीन शासक कला प्रेमी थे, जिनके शासनकाल में कला के जो है क्षेत्र में जो है चारों दिशाओं में प्रसार देखा गया। मौर्य कला को हम दो भागों में बांटते हैं। अभी मैंने आपको बताया मौर्यकालीन कला को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी कला है, तो याद रखना, एक आपका है राजकीय कला और एक आपका है लोक कला। तो राजकीय कला और लोक कला के आधार पर ही हम पूरे मौर्यकालीन कला को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप डायग्राम बना करके बिल्कुल पहले आप मैं उसमें दिखा दीजिएगा कि मौर्यकालीन कला दो भागों में विभाजित है। डायग्राम बना करके फिर उन सबको आप वहाँ पहले लिख दीजिएगा और फिर उसके बाद तब व्याख्या करना शुरू करिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि इस कला का विकास, फिर सबसे पहले हम राजकीय कला की बात करेंगे। तो राजकीय कला कहते किसको हैं, तो दो लाइन में उसके बारे में बताएंगे। वहीं पर कि लिखा है कि इस कला का विकास तत्कालीन मौर्य शासकों के संरक्षण में हुआ था, इसीलिए इसे राजकीय कला कहते हैं। अर्थात राजाओं के संरक्षण में ही कला का विकास किया गया था, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, राजकीय कला कहते हैं। तो राजकीय कला की परिभाषा पहले हम वहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे। आगे लिखा है कि राजकीय कला में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो लिखा है चंद्रगुप्त का मौर्य का राजप्रसाद। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था उसे राजप्रसाद कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था उसके बारे में हमें लिखना है। सबसे पहला पॉइंट आपका यही होगा। तो लिखा हुआ है कि मौर्य का जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो राजकीय कला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण था, क्योंकि सबसे पहले मौर्यकालीन कला में अगर हम स्थापत्य कला की बात करेंगे तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की बात करेंगे। राजप्रसाद के बारे में उल्लेख किसने किया था, मेगस्थनीज ने किया था, फाहियान ने किया था। इन सब लोगों ने अपने अपने किताबों में किया है, तो वहाँ पे हम बताएंगे। जैसे मेगस्थनीज ने बताया था कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था वो लकड़ी का बना हुआ था और गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर स्थित था। ये जो है 80 स्टेडिया में फैला हुआ था और जो है यहाँ लकड़ी से निर्मित होने की वजह से इसकी खूबसूरती ज़्यादा जो है क्या कहते हैं प्रसिद्ध थी। तो ये हम बताएंगे वहाँ पर राजप्रसाद के बारे में। तो यहाँ लिखा है फाहियान और एरियन ने इसे विश्व भर में जो अनुपम बताया, वहीं एरियन और आपका एलियन ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को सूसा और एक जो है बताता से भव्य बताया। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों शहर हैं ईरान के थे तो उनसे भव्य बताया गया। ठीक है, उस समय। इसके अलावा राजप्रसाद का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो पटना से मिलता है, कुम्हरार से मिलता है। इसमें 80 स्तंभ प्रमाण थे, एक बड़ा हॉल था जो है राजभवन 140 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा था। नगर के चारों ओर खाइयां बनाई गई थी जिससे बाह्य आक्रमण से
सुरक्षा हो सके। ठीक है, इसके अलावा इसका उल्लेख मेगास्थनीज ने भी किया था। तो पहले हम राजप्रसाद का उल्लेख करेंगे, राजप्रसाद के बारे में हम वहाँ पर एक एक चीज़ को बताएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। आपको पता होगा कि राजप्रसाद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का अगर हमें आज मिलता है कुछ, तो केवल चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद ही मिलता है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो अशोक के काल में भवनों का निर्माण बहुत ज़्यादा कराया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब अशोक की। तो अशोककालीन कला की अगर बात करें तो अशोक पहला शासक था जिसने अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए स्तंभ और शिलालेखों का सहारा लिया। अशोककालीन कला को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। कैसे बांटेंगे आगे हम बताएंगे आपको। अब यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि अशोक पहला शासक था जो अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए स्तंभ और शिलालेखों का प्रयोग किया। जो स्तंभ होते थे वो चौराहों पर लगाए जाते थे और उन पर शासनादेश लिखे होते थे। जनता उसको पढ़ेगी और उसका पालन करेगी। और जो अभिलेख होते थे उसको भी जो है लगाया जाता था और उस पर भी जनता के राजा के शासनादेश के साथ जनता क्या फॉलो करेगी उसको बताया जाता था। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पूछा जाता है प्री एग्जाम में कि किस अभिलेख में जीवों की रक्षा के बारे में बताया गया है। अशोक के किस अभिलेख में माता पिता की सेवा के बारे में बताया गया। अशोक के किस अभिलेख में विदेशी राजाओं के बारे में बताया गया। अशोक के किस अभिलेख में जो है दक्षिण के राजाओं के बारे में बताया गया। प्री एग्जाम में हम पढ़ते हैं तो उसी तरह से पूरे भारत की जानकारी को शिलालेखों के माध्यम से और स्तंभ में शासनादेशों के माध्यम से जनता को जो है एक तरह से जागरूक करने और उन शासनादेश का पालन कराने के लिए अशोक ने ऐसा किया था। तो इसको बारे में बताएंगे हम। ठीक है, फिर थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे और अशोककालीन मौर्यकालीन कला है, हम 4 वर्गों में इसको बांट के पढ़ते हैं। ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं। तो अशोक जब आया तो अशोक ने क्या क्या शुरू कराया था। तो अशोक ने स्तूप बनवाना शुरू किया। तो मौर्यकालीन स्तूपों की यहाँ हमें चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, स्तंभ, अशोक पहला शासक था जिसने स्तंभ पिलर बनवाए और पिलर के ऊपर कई तरह की मूर्तियों का निर्माण कराया, खास करके पशुओं की मूर्तियों का निर्माण कराया। तो पशुओं की मूर्तियों को भी हम पढ़ेंगे, मूर्तिकला, मौर्यकालीन मूर्तिकला पढ़ेंगे, जैसे आपका सारनाथ का सिंह स्तंभ लेख। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो अशोक के समय में पाषाण वेदिकाएं पाई गई हैं जिन पर जो है कलाकृतियों का उल्लेख और जो है उस पर अभिलेख लिखे गए हैं और गुहा विहार पाए गए हैं। अर्थात मौर्य काल में गुफाओं का निर्माण किया गया था नागार्जुन और बराबर की पहाड़ियों में। तो उनको हम एग्जाम्पल के साथ में वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो जब तक हम एक एक चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखेंगे तो वहाँ क्या होता है, मेंस में प्रेशर अलग होता है। तो क्या होगा, वहाँ पर आप सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे, सीक्वेंस भूल जाएंगे। तो जो चीज़ें पहले लिखनी है वो बाद में हो जाती हैं और जो बाद में लिखना वो पहले हो जाता है, इसीलिए नंबर थोड़ा कम मिलता है। थोड़ा सा हमें इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी पर्पज़ से हमने एक एक चीज़ को अलग अलग करके और बिल्कुल जो है कैसे कैसे कब लिखना है, क्या लिखना है, मैंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मौर्यकालीन कला में स्तूपों की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्तूप की बात करते हैं तो स्तूप किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा को हम लिखेंगे। हमने यहाँ पॉइंट में इसलिए बताया है आपको समझाने के लिए। आप पॉइंट में अगर लिखेंगे तब भी अच्छा रहेगा, अगर स्तूप की व्याख्या को, अगर आप परिभाषा को पैराग्राफ पे लिखेंगे तब भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, तो मैंने आपको याद कराने के लिए, समझाने के लिए मैंने इसको पॉइंट में लिखा है। ठीक है, जैसे स्तूप से तात्पर्य आपका थूप, थूहा या ढेर होता है। तो ऐसे जैसे कोई ढेर होता है वैसे ही स्तूप होता था। ठीक है, स्तूप का पहली बार उल्लेख कब किया गया था, तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में हमें स्तूप की जानकारी मिलती है। थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देंगे। स्तूप समाधि का प्रतीक होता था, क्योंकि जो बौद्ध धर्म, बुद्ध या उनके जो शिष्य थे, उनके जो अवशेष होते थे मरने के बाद, उनको रख करके उसी के ऊपर ये बनाया जाता था। ठीक है, स्तूप मुख्य रूप से बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित होते थे, लेकिन बौद्ध धर्म में इसका विकास सबसे ज़्यादा हुआ है।
स्तूप मूल भाग अंड जो होता अंड कहलाता है, जो अर्ध गोलाकार होता है। तो आप एक तुरंत क्या करेंगे, वहीं पर एक छोटा सा ऐसे ही आप वहाँ पर अपने कॉपी में जब मेंस लिखेंगे तो वहाँ पर आप ऐसे ही एक मैप बना देंगे, उसको ऐसे आप दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये अंडाकार क्या हो गया, ये अंडाकार जो है अर्ध गोलाकार या अंडाकार या स्तूप हो गया। ठीक है, आप ऐसे मैप बना देंगे। अंड के ऊपर हर्मिका बनी होती थी, तो आप देखेंगे इसके ऊपर ऐसे हर्मिका बनी होती थी, इसी में अवशेष रखा जाता था और सबसे पवित्र वही हर्मिका ही होती थी। तो आप सबके बारे में मैप बना करके वहाँ पर आप बता देंगे ये अंडाकार जो है स्तूप है, ये आपका हर्मिका है, हर्मिका के ऊपर यष्टि लगी होती थी, ये आपका यष्टि है। ठीक है, और आपका जो है ये वेदिका, ये आपका सोपान हो गया, ये आपका सोपान हो गया। इसके चारों तरफ जो है वेदिका होती थी, आप वहीं पर मैप बना देंगे। और वेदिका के अलावा चारों दिशाओं में तोरण द्वार होते थे, जिसे हम गेट कहते हैं। तो जो है चार तोरण द्वार अलग अलग दिशाओं में पाए गए हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों चीज़ों को वहाँ बना देंगे और लिख देंगे ये तोरण द्वार है। लेकिन याद रखिएगा, जो चीज़ आप बनाएंगे, जिस अंग को बनाएंगे, आप वहाँ मैप पे उसको जरूर लिखेंगे कि ये अंग कौन सा है। जैसे हर्मिका, अंडाकार स्तूप, सोपान, वेदिका, ये सब बताना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनर क्या समझेगा कि आपने क्या बनाया। उसको पता है, लेकिन फिर भी वो ये जानना चाहता है कि आप बताइए कि आपने क्या बनाया है। ठीक है, तो इस पर विशेष ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हमें याद करना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका मैप। इसके अलावा हर्मिका के ऊपर जो है छत्रा वालिका होती थी, इसे हम यष्टि कहते हैं, जो आपका मैंने बना दिया है। इसके अलावा याद रखिएगा, स्तूप के चारों ओर घेरा होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। जो वेदिका होती थी उसी के लोग क्या करते थे, प्रदक्षिणा पथ करते थे, घूम करके उसकी पूजा करते थे। स्तूप के चारों दिशाओं में जो प्रवेश द्वार होते थे, जिसे तोरण कहा जाता था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, हम तो वहाँ पे तोरण का भी मैप ऐसे ही बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हम मैप बना देंगे। तो जितना आप डायग्राम का, मैप का इस्तेमाल करेंगे, उतना नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, वेदिका और तोरण द्वार पर अनेक घटनाओं के शिल्प बने होते थे, जैसे बुद्ध की समाधि की घटना, उपदेश देने की घटना। तो बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं, जैसे ज्ञान प्राप्ति है, उपदेश देना है, जो है वर्षावास बिताना है, बुद्ध किसी को शिक्षा दे रहे हैं, उन सब को इन्हीं वेदिकाओं और तोरण द्वार पर बनाया गया है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं याद रखेंगे, वहाँ नहीं लिखेंगे, तो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाएंगे। तो वेदिकाओं पर और तोरण द्वार पर जो चित्र बनाए गए हैं, वो बुद्ध की जीवन से जुड़ी घटनाओं को ही उसमें उकेरा गया है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद याद रखिएगा, वहीं पर हम ये भी लिखेंगे कि स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। तो स्तूप याद रखिएगा मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है आपका शारीरिक स्तूप, किसी संत के शारीरिक अवशेषों को उसमें रखा जाता था जो बुद्ध धर्म से संबंधित थे। एक होता था पूजनीय स्तूप, पूजा के उद्देश्य से बनाया जाता था। तीसरा है आपका पारिभौमिक स्तूप, संतों द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं पर, संतों यहाँ कह सकते हैं जो बौद्ध भिक्षु होते थे, या जैसे बुद्ध ने जिन अवशेषों का, जिन वस्तुओं का उपयोग किया था, उसको रख करके उसके ऊपर स्तूप बना दिया गया, तो उसे हम पारिभौमिक कहते हैं। और एक होता है नंबर 4 उद्देशीय स्तूप होता था, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शासकों द्वारा बनाया जाता था, बाद के राजाओं ने बनवाया, जैसे अशोक ने बनवाया। तो अशोक का जो स्तूप है कैसा है, वो उद्देशीय स्तूप है, वो किसी उद्देश्य के पूरा होने पर बनवाया जाता है। तो जो अशोक के स्तूप हैं वो उद्देशीय हैं, क्योंकि अशोक ने उस देश, जब अशोक के कोई उद्देश्य पूरे हो गए तो उस पर जो है सांची में या जो है भरहूत में उन स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है, बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, ये ऐसा कहा जाता है, लेकिन 84,000 स्तूप मिलते नहीं हैं, लेकिन कहा जाता है कि उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। ठीक है, इसके अलावा परंतु इसका प्रमाण अन्य स्रोतों से नहीं मिलता है। तो याद रखना, हम उसको लिख सकते हैं क्योंकि हमें ऐसा किताबों में कहा गया है। अशोक ने मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो कौन कौन से स्तूप बनाए हैं, तो हम वहाँ पे उदाहरण भी देंगे। अब उदाहरण जब देंगे तो आपका आंसर काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगा। तो उदाहरण हम देंगे जैसे सांची का स्तूप, जैसे भरहूत के स्तूप, जैसे धमेक स्तूप। धमेक स्तूप कहाँ पर है, सारनाथ आपका जो है वाराणसी में है, सारनाथ वाराणसी में है, ये बात याद रखना। ठीक है,
ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गए, सारनाथ आपका कहाँ पर है, वाराणसी में है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, यूपी में है। और जो आपका जो भरहुत स्तूप है, सांची का स्तूप है, इन सब का निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने कराया था। तो हम इस सबका एग्जाम्पल भी वहाँ पर देंगे। एग्जाम्पल जितना हम देंगे उतना ही वो प्रभावशाली हमारा आंसर होता जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अशोककालीन स्तंभों की बात करेंगे। अशोक के समय में बहुत सारे स्तंभों का निर्माण कराया गया था। तो अशोक के जो पिलर बनाए गए थे वो जो है चारों दिशाओं में बनाए गए थे, अलग अलग क्षेत्रों में लगाए गए थे। उनमें जो बड़े होते थे उन्हें हम बृहद स्तंभ कहते हैं, और जो छोटे होते हैं हमें लघु स्तंभ कहते हैं। तो सारनाथ का लघु स्तंभ लेख ही आज हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो लिखा है मौर्य कला के सर्वोत्तम नमूने अशोक के एकास्मिक स्तंभ है, मतलब एक ही पत्थर को काट करके स्तूपों का निर्माण अशोक ने कराया था, ठीक है। एकास्म यथार्थ एक ही पत्थर से बनाए जाते थे। अब इनके बारे में मैंने यहाँ आपको याद करने के लिए ही जो है क्या किया है, मैंने उसको अलग अलग व्याख्या के साथ कर दिया है, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपने आंसर, इसके अलावा आप जो है पॉइंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्तंभ के एक एक विशेषताओं को अगर हम देखते हैं तो स्तंभ खुले आसमान के नीचे बनाए गए हैं। जो अशोक के स्तंभ हैं वो खुले आसमान के नीचे बनाए गए हैं, किसी भवन में नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। दूसरा, स्तंभ के शीर्ष पर पशु आकृतियां निर्मित हैं। तो अशोक के जितने भी स्तंभ हैं सब पे पशु आकृतियां पाई जाती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जैसे, मैंने यहाँ कुछ चीज़ें इसलिए छोड़ दिया है कि आपको बताना है कि कैसे वहाँ लिखना है, ठीक है। तो जैसे हम बताएंगे, पर हाथी की आकृति पाई जाती है, इस पर शेर की आकृति पाई जाती है, इस पर जो है घोड़े की आकृति पाई जाती है, ठीक है, इस पर बैल की आकृति पाई जाती है। ये चार पशुओं के जो है अंकन हमें जो है अशोक के शीर्ष स्तंभों के शीर्ष पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम ये आपको उदाहरण देकर के बता देंगे। फिर जो स्तंभ होते थे वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होते थे, हम ये बताएंगे। स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर पतले होते जाते थे, अर्थात जो अशोक के स्तंभ थे वो ऐसे थे। तो हम वहीं पर लिखेंगे और उसी के नीचे लिखने के बाद ये डायग्राम ऐसे ही हम वहाँ पर बना देंगे कि अशोक के स्तंभ नीचे जो है मोटे, जैसे जैसे ऊपर जाते थे वो पतले होते जाते थे, ठीक है। यह स्तंभ बिना चौकी या आधार के भूमि पर गाड़े गए थे, मतलब उस समय अशोक के स्तंभ के लिए कोई चौकी नहीं बनी होती थी, ये सीधे जो है जमीन में इसको लगा दिया गया था, ठीक है। तो ये विशेषताएं थी। स्तंभों पर चमकदार पॉलिश की गई थी, वो ऐसी पॉलिश है कि आज भी वो चमकदार है, आज भी उसी रूप में बनी हुई है। तो वो टेक्नोलॉजी कौन सी थी, इसका आज वैज्ञानिकों के बीच में विषय बना हुआ है, जांच का और शोध का विषय बना हुआ है कि वो पॉलिश कौन सी थी जो आज भी जो है क्या है, आज भी वो काम कर रही है। इसीलिए ऐसी जो है चीज़ों को हमें क्या करना है, याद रखना है, ऐसी चीज़ों का हमें उदाहरण के रूप में लिखना है। अब हम उदाहरण देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अशोक के स्तंभों के बारे में मैंने बता दिया, विशेषता बता दिया। अब उदाहरण में लिखेंगे सारनाथ का स्तंभ, अर्थात इस पर जो है ये क्या है, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, ये वही है सारनाथ का। लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ जो है, बसाड़ का स्तंभ, लौरिया जो है अरेराज का स्तंभ, रामपुरवा का स्तंभ और वैशाली का स्तंभ, ये कुछ प्रमुख हम उदाहरण दे देंगे। हम यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, जैसे रूमनदेही का स्तंभ, जैसे आपका जो है कौशाम्बी का स्तंभ। लेकिन चूंकि हम बिहार की कला पढ़ रहे हैं, बिहार के संदर्भ में, तो हमने नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम लिख सकते हैं, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मौर्य कालीन अशोक के समय में पाषाण वेदिका, तो मौर्य काल में स्तूप और बिहार पाषाण वेदिकाओं से घिरे होते थे, उन पर कुछ भग्नावशेष मिलते हैं, मतलब उस पर कुछ जानकारी मिलती है। तो सारनाथ और बोधगया से हमें जो है पाषाण वेदिकाएं मिली हैं, हम इनके भी एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं गुहा विहार। गुहा विहार का मतलब यहाँ होता है गुफाओं का निर्माण करके मौर्य काल में जो है कई गुफाओं का निर्माण किया गया है आजीवक संप्रदाय के लिए। तो बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी में बनाया गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे पहले एक बिहार का ऐसे ही मैप बना देंगे, ठीक है। ये ऐसे ही आप बिहार का जब मैप बनाएंगे तो बिहार के मैप पे आप पहले यहाँ पर नागार्जुन और आपका जो है बराबर की पहाड़ियों को आप क्या करेंगे, वहाँ पे ऐसे ही मैप पे थोड़ा सा एक किनारे मैप बना करके दिखा देंगे और लिख देंगे बराबर की पहाड़ियाँ ऐसे,
और फिर यहाँ लिख देंगे नागार्जुनी की पहाड़ियाँ, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक हम इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम भूल जाते हैं मैप बनाना, बाद में याद आता है कि अरे तो मैं भूल ही गया, वहाँ पे मैप नहीं बनाया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हमें याद रखना है। तो लिखा है गुहा विहार क्या है, तो मौर्य काल में, याद रखिएगा, मौर्य काल में चट्टानों को काटकर कंदराओं और गुफाओं के निर्माण नवीन शैली का प्रारंभ हुआ। ये पहले हमारे यहाँ पाषाण काल में देखा गया था, ये आगे चल के मौर्य काल में इसका जो है क्या हो गया, एक तरह से नवीन तरीके से प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे उदाहरण देंगे। उदाहरण में क्या लिखेंगे, सुदामा गुफा, कर्ण चौपाड़ गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा और लोमस ऋषि गुफा। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि अशोक द्वारा, यहीं पे लिख देंगे कि अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों में, और जो है नागा जो है दशरथ द्वारा जो है कहाँ पर, तो याद रखना जो है नागार्जुनी पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो अब हम मौर्यकालीन मूर्ति कला की बात करते हैं। तो मौर्यकालीन मूर्ति कला में याद रखिएगा, मौर्यकालीन जो मूर्ति कला का विकास किया गया था वो राजकीय कला के अंतर्गत भी किया गया था और साथ में लोक कला के अंतर्गत भी किया गया था, दोनों में। तो आम जनता भी मूर्ति कला प्रसिद्ध थी और साथ साथ में राजाओं ने भी कई मूर्तियों का निर्माण कराया है। राजकीय कला के अंतर्गत अशोक स्तंभ पर विभिन्न आकृतियां जैसे शेर, घोड़ा, हिरण का निर्माण किया गया है, बैल का निर्माण किया गया है। इनका जो मूर्तियां बनाई गई हैं ये आपका मूर्ति कला राजकीय कला के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं कि जो अशोक के जो शेर बनाए गए हैं चारों दिशाओं में, वो एक ही रूप के बने हैं, अलग अलग उनके रूप नहीं हैं। जो चारों शेर को आप देखोगे तो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि उस समय की जो कला थी बहुत सर्वोच्च कला थी, उत्कृष्ट कला थी मूर्ति कला के रूप में। तो हम बताएंगे, एग्जाम्पल वहाँ दे सकते हैं कि जितने भी स्तंभ हैं उन पर जो पशुओं की आकृतियाँ बनाई गई हैं, मूर्ति बनाई गई हैं, वो राजकीय कला के अंतर्गत ही निर्मित हैं। ठीक है, अब आते हैं मौर्यकालीन, हम लोक कला की बात करेंगे। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मौर्य काल की जो कला है वो दो भागों में विभाजित है, एक आपका राजकीय कला और एक आपका क्या है, लोक कला। तो राजकीय कला तो मैंने बता दिया, अब लोक कला की बात करेंगे। तो लिखा है मौर्य काल में राजकीय कला के साथ साथ लोक कला का भी विकास हुआ था। इस कला का विकास आम जनों मतलब आम जनता के लिए किया, इसीलिए इसे जो है जन कला या फिर जनमानस की कला भी कहा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे एक पूछा जाए जो है मौर्यकालीन जनमानस की कला के बारे में बताइए। तो जनमानस कला मतलब लोक कला के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कलाकारों ने जो है मृण मूर्ति मतलब होता है मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किया। इन मूर्तियों में जो किसकी मूर्ति बनाई गई है, तो नर नारी की मूर्तियां। या आप व्याख्या लाइन एक लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है जिससे आपको याद हो। ठीक है, मेरा उद्देश्य यह है आपको याद कराना है। ठीक है, लिखने का आपको कंटेंट आपके पास होना चाहिए। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, पशु पक्षियों की मूर्तियों का निर्माण किया गया। इस कला के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो परखम मथुरा से मिलते हैं। ठीक है, मथुरा में हमें इसके साक्ष्य मिले। इसके अलावा अगर बात करते हैं बेसनगर विदिशा से मिले, राजघाट वाराणसी से मिले, कुम्हरार से पटना से, और आपका जो हस्तिनापुर से प्राप्त हुए हैं। इन मूर्तियों के अवशेष हमें यहाँ से पाए मतलब मिले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, लोक कला के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो लोक कला के अंतर्गत धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया गया। इससे उन कला के समाज में प्रचलित विभिन्न जो है व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। तो जो समाज में होता है उसी चीज़ को मूर्ति कला में, साहित्य में और फिल्म के माध्यम से दिखाया जाता है। तो उस समय जो समाज में लोग थे उनकी मूर्ति बनाई गई। ठीक है, तो वो मूर्ति जो समाज में जो एक तरह से कह सकते हैं समाज का आईना जो था वो मूर्ति कला में मौर्य काल में दिखाया गया। मौर्य कला के अंतर्गत यक्ष यक्षिणी की मूर्ति तथा दीदारगंज पटना से जो है प्राप्त जो है चामर गृहिणी की मूर्ति प्रमुख है। ये आपको एग्जाम्पल में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये मौर्यकालीन जो है लोक कला का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में इसको जाना जाता है, जो दीदारगंज पटना से मिली है। ठीक है, अन्य मूर्तियों में धौली से हाथी की मूर्ति, पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति, परखम मथुरा से यक्ष की मूर्तियां भी मौर्य काल से प्राप्त हुई हैं।
इन सब के बारे में हम यहाँ पे उदाहरण में देंगे। जब तक हम उदाहरण में इन सब चीज़ों को नहीं लिखते हैं तब तक हमारा जो आंसर है वो प्रभावशाली नहीं बनता है। तो हमें उदाहरण का प्रयोग जरूर करना है जिससे आपका आंसर काफ़ी प्रभावशाली बन सके। तो इसीलिए जो है हमारा उद्देश्य है कि आपको जो है ऐसे ही टॉपिक जो है कराया जाए जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि लगभग मैं सारे टॉपिक जो कवर करूँगा। इसके अलावा करंट अफेयर की भी जो है जो मेन करंट अफेयर है उसका भी मैं क्वेश्चन फॉर्म में ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मौर्यकालीन कला के बाद बिहार में कला संस्कृति के अंतर्गत एक और टॉपिक है, वो है आपका पालकालीन मूर्तिकला और स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। ठीक है, तो पाल काल भी जो है बिहार में आपका मुंगेर भागलपुर क्षेत्र में जो है इस राजवंश का उदय हुआ था। धर्मपाल, गोपाल, ये सब वहाँ के प्रमुख राजा थे। तो उन्होंने बहुत सारे जो है मूर्तिकला और स्थापत्य कला के अंतर्गत चीज़ों का निर्माण कराया है। तो ये भी बिहार जो है स्पेशल कला और संस्कृति में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। कैसे लिखना है, तो आंसर क्या है कि पहले भूमिका बताएंगे कि मानव के रचनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है मूर्तिकला होती है। पाल कला उसी अभिव्यक्ति का उदाहरण है। इस कला का विकास 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य आधुनिक बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मतलब बंगाल के क्षेत्र में पाल शासकों के समय में हुआ। यह कला प्रेमी शासक थे। तो इन लोगों ने जो है पाल वंश ऐसा था जो कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में भी शामिल हुआ था। तो युद्ध के साथ साथ साम्राज्य विस्तार के साथ साथ ये लोग कला प्रेमी थे। जब इनके हमें साक्ष्य मिले तो हमें लगा कि नहीं, पाल काल जो है एक महत्वपूर्ण काल है इतिहास में। पाल राजवंश के राजाओं ने केवल जो है युद्ध नहीं लड़ा है, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, मूर्तिकला के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। जैसे सुना होगा आपने विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल काल की देन है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके कर लेते हैं। आगे लिखा है, याद रखिएगा कि गोपाल संस्थापक थे, याद रखना। धर्मपाल, अगर आपको ये चीज़ें नहीं याद होती हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिख दिया, अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, गोपाल, धर्मपाल और देवपाल, इन लोगों ने मिलकर के जो पाल कला को जो है क्या किया है, काफ़ी मजबूत किया और उन्होंने अलग अलग अपने अपने समय में जो है चीज़ों का निर्माण किया है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें क्या जो आपकी पाल कला है ये मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। पहला आपका है स्थापत्य कला, मूर्ति कला और आपका जो है क्या कहते हैं, ये आपका चित्रकला। तो याद रखना, स्थापत्य कला के अंतर्गत पाल राजाओं ने क्या काम कराया है, मूर्ति कला के अंतर्गत क्या काम कराया है और चित्रकला के अंतर्गत क्या काम कराया है, हम तीनों को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला को याद रखिएगा वास्तुकला भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, भवन निर्माण कला कहते हैं इसको। पालकालीन स्थापत्य कला मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही डायग्राम के माध्यम से मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन लिखने का एक ढंग होना चाहिए कि हमें कब कौन चीज़ लिखना है, इसलिए मैं इसको अलग अलग पॉइंट में लिखा हूँ। ठीक है, बौद्ध स्थापत्य और हिंदू स्थापत्य। तो पालकालीन जो स्थापत्य कला है वो 2 धर्मों से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म और आपका हिंदू धर्म। अधिकांश स्थापत्य कला का निर्माण कच्ची पक्की ईंटों से किया गया, कहीं कहीं पत्थरों का भी प्रयोग हुआ है। यह स्थापत्य मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं। कौन कौन सी कलाएं हैं, हम इनके बारे में एक करके याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध स्थापत्य कला की। तो लिखा है, यह स्थापत्य कला मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध, उनके जीवन और बौद्ध धर्म से विकसित हुई थी। इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। महाविहार, तो पाल काल में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए महाविहार बनाए गए, चैत्य विहार बनाए गए। चैत्य का मतलब होता है जो है पूजा स्थल। पहाड़ों में गुफाओं को काट के जब हम चैत्य बनाते हैं, जहाँ स्तूप बनाते हैं, उसे हम पूजा स्थल कहते हैं। और विहार होता है जहाँ पर भिक्षु लोग निवास करते हैं। ठीक है, और पाल काल में कुछ स्तूप भी बनाए गए हैं, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले महाविहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार में जो है वो महाविहार कौन सा है, ये भी याद रखते हैं। आपका सुना होगा विक्रमशिला। लिखा है, या वह स्थान है जिसका उपयोग मुख्य रूप से शिक्षण और बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए किया जाता था। कुछ प्रमुख महाविहार इस प्रकार हैं। कौन कौन से महाविहार हैं, इनके बारे में वहाँ पर एग्जाम्पल में हमें दे देना है। ठीक है, जैसे सुना होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, यह महाविद्यालय भागलपुर में है। इसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, खुला आंगन है, बड़े कमरे हैं, चौड़ा बरामदा, 2 मंजिला भवन है।
इसकी संरचना आज भी आधुनिक बिहार, बंगाल, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल में देखी जा सकती है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था जहाँ पर जो है बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध भिक्षु वहाँ पर निवास करते थे और देश विदेश के लोग वहाँ पर पढ़ने आते थे। इसके अलावा याद रखिएगा, अगला आपका जो है इसी महाविहार के अंतर्गत ओदंतपुरी महाविहार था। यह महाविहार बिहार शरीफ नालंदा में है। इसका निर्माण गोपाल ने करवाया था। इस महाविहार को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, विक्रमशिला को भी किया था। सोमपुर महाविहार, इसका यह महाविहार बांग्लादेश के नौगांव जनपद के आपका बदलगाछी पहाड़पुर में स्थित है। यह वर्तमान में ध्वस्त अवस्था में है। इसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। तो सोमपुर महाविहार, ओदंतपुरी महाविहार और आपका कौन सा विक्रमशिला महाविहार, तीनों के बारे में हमें वहाँ बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे ये स्थित हैं और इनकी क्या अपनी विशेषताएं हैं। इसीलिए मैं इसको एक एक करके आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। ठीक है, इसी खोज कनिंघम महोदय ने की थी और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल। अगर ये नहीं याद है कोई बात नहीं है, लेकिन मूल उदाहरण तो आपको देना ही पड़ेगा कि कौन कौन से महाविहार पाल काल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम पाल काल के प्रमुख स्तूपों की बात करेंगे कि पाल काल में कौन कौन से स्तूप बने हैं। वो आकार में छोटे होते थे। लिखा है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है थूहा, मिट्टी का ढेर होता है। महात्मा बुद्ध के अवशेषों और उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के स्थान पर रखकर इस संरचना का निर्माण किया गया। मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर कौन कौन से स्तूप पाए गए हैं। तो याद रखना, जैसे अगर कहा जाए तो चैत्य विहार, तो जो स्तूप बने हैं पाल काल में, अगर देखा जाए तो वो आपका भागलपुर और आपका मुंगेर में पाए गए, लेकिन वो आकार में इतने छोटे थे कि वो टूट गए, वो नष्ट हो गए। तो उनके अवशेष जो मिले हैं उसी आधार पर ये बताया गया है। आगे है चैत्य विहार है। तो बौद्ध मंदिरों, प्रार्थना स्थलों को चैत्य विहार कहा जाता। मैंने बताया यह मुख्य रूप से बौद्ध प्रार्थना स्थल होता था। प्रमुख चैत्य विहार कहाँ पाया गया? गया चैत्य विहार और नालंदा चैत्य विहार। ये आपका कौन सा है? तो आपका ये पाल काल से जुड़ा हुआ है। हम उदाहरण में वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदू स्थापत्य कला की बात करते हैं। तो इस स्थापत्य कला के अंतर्गत मुख्य रूप से मंदिर और भवनों का निर्माण किया गया। वर्तमान में केवल पालकालीन मंदिर के अवशेष ही प्राप्त होते हैं, जिनके कुछ मंदिर इस प्रकार है, जैसे गया का विष्णु पद मंदिर, कहलगांव भागलपुर का गुफा मंदिर। ये कच्ची ये मंदिर कच्ची तथा पक्की ईंटों से निर्मित हैं। तो जो मंदिर पाल काल में बनाए गए थे उनको हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ दे दिया है। ठीक है, ये मंदिर नागर शैली में निर्मित है, ये भी मैंने यहाँ पर बता दिया है। आप भी वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम पालकालीन की जो बात करते हैं, मूर्ति कला की बात करेंगे। तो पालकालीन मूर्ति कला की एक प्रमुख विशेषता थी, नालंदा निवासी धीमन और उसका पुत्र आपका बिट्टपाल इस कला के प्रमुख मूर्तिकार थे पाल काल में। दोनों गोपाल और धर्मपाल के समकालीन थे। इस मूर्तिकला को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कांसा मूर्तिकला, मतलब कांसे की जो मूर्तियां बनती थीं पाल काल में, और साथ में प्रशस्त या पत्थर की जो मूर्तियां पाल काल में पाई गई हैं और कहाँ से पाई गई हैं एग्जाम्पल के साथ लिख देंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कांस्य कला की बात करेंगे। तो कांसे की जो मूर्तिकला थी, कांसा मिश्रित धातु होती है जिसमें तांबा, जस्ता या टीन के मिश्रण से बनाया जाता है। पालकालीन मूर्तियां सांचे में ढाल करके बनाई जाती थी। अब इन विशेषताओं को हम लिख दिए हैं, आप ऐसे ही लिख देंगे। ये मूर्तियां अत्यधिक अलंकरण युक्त हैं, मतलब उनमें बहुत सारी अलंकरण किए गए हैं। ठीक है, कपड़े की डिजाइन बहुत अच्छी से बनाई गई हैं। मूर्तियों पर बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रभाव है। तो जो मूर्ति कला थी उस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। इस कला के अंतर्गत बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, इसके अलावा मैत्रेय तथा तारा, जमला, हथग्रीव आदि की मूर्तियां का निर्माण किया गया है। मतलब बुद्ध के बाद जो बुद्ध का अलग अलग जन्म होगा अलग अलग समय में, तो उनके अलग अलग नाम से उनको पुकारा गया था। जैसे बोधिसत्व कहा जाता है कि जो भविष्य के बुद्ध होंगे वो बोधिसत्व कहलाएंगे, तो उनकी कल्पना पहले ही कर ली गई है। ठीक है, तो इसी आधार पर अलग अलग ये सब इनके बारे में बताया गया। हिंदू मूर्तियां बनाई गई, हिंदू मूर्तियों का भी निर्माण किया गया, परंतु इसकी संख्या बौद्ध मूर्तियों से कम है क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रभाव ज़्यादा था। इनमें मुख्य रूप से सूर्य, गणेश, विष्णु, बलराम और उमा महेश्वर की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। किस काल में?
पाल काल में। तो याद रखना पाल काल में बौद्ध और हिंदू दोनों मूर्तियों का निर्माण किया गया है, दोनों की स्थापत्य कला का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये मूर्तियाँ कुकिहार गया से, फतेहपुर जो है अंकिचक और आपका इमादपुर तथा सुल्तानगंज से प्राप्त हुई हैं। तो इनको हम उदाहरण में लिख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। सुल्तानगंज से प्राप्त प्रतिमा जो है बर्मिंघम इंग्लैंड के संग्रहालय में आज भी संरक्षित हैं। ठीक है, प्रशस्त और पत्थर की मूर्तियों की बात कर लेते हैं। जो मूर्तियाँ मैंने बताया कौन सी, धातु मूर्तियाँ। अब पत्थर की मूर्तियों की बात करते हैं तो याद रखना इन लोगों ने बेसाल्ट पत्थरों से निर्मित की गई मूर्तियों का ही उपयोग किया था। तो बेसाल्ट मूर्तियों के माध्यम से इन्होंने बनाया था। ये मध्य पत्थर की मुंगेर, संथाल परगना और गया से प्राप्त होते हैं। मूर्तियों का अग्रभाग अत्यधिक सुंदर और अलंकृत बनाया जाता था। जो मूर्ति का ऊपर वाला आगे वाला भाग होता था वो काफ़ी अलंकृत और काफ़ी आकर्षक बनाते थे। ये मूर्तियाँ मथुरा शैली जो है मूर्ति निर्माण शैली से प्रभावित हैं। तो याद रखना मथुरा कला शैली इससे पहले थी कुषाण काल में। तो जो बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई थी वो मथुरा कला बनाई गई थी। तो कहीं न कहीं बौद्ध मूर्ति कलाकारों ने मथुरा कला का प्रभाव लेकर के, वहाँ के विषय को लेकर के, वहाँ के जो है क्या कहते हैं उदाहरण को लेकर के मूर्तियों का निर्माण पाल काल में किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सूर्य के प्रतीक गणेश, बलराम, आदिवरा आदि की मूर्तियों का भी निर्माण मुख्य रूप से हुआ। कुछ मूर्तियां सामान्य जनजीवन से भी प्रभावित होकर के बनाई गई थी, मतलब कि मूर्तियों का निर्माण आम जनता में भी हुआ था खिलौने के रूप में। ठीक है, जिनमें मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी के खिलौने या छेछड़ी की प्रमुख मूर्तियां बनी हैं। कलात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण हमें श्रृंगार करती हुई स्त्री की मूर्ति मिली है। स्त्री तख्ती पर बैठी हुई दिखाई गई है। कहाँ पर, याद रखना ये पाल काल की मूर्ति की विशेषता बताया गया है कि दाहिना पैर बाएं पैर पर रखा हुआ है, शरीर झुका हुआ है। ठीक है, ये मूर्ति काफ़ी जो है आकर्षक मूर्ति है, एक उदाहरण के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक हाथ में आईना है जिसको देख करके वो श्रृंगार करती है। तो श्रृंगार करती हुई महिला की मूर्ति पाल काल में मिली है। ठीक है, फिर हम चित्रकला की बात करेंगे पाल काल में। तो चित्रकला इस कला की एक प्रमुख कला थी। चित्रकला को दो भागों में बांट सकते हैं, पांडुलिपि चित्रकला और एक भित्ति चित्रकला। पांडुलिपि मतलब होता है जब हम कोई कागज पर पेंटिंग करते हैं। ठीक है, और भित्ति चित्र मतलब होता है जब हम दीवार पर पेंटिंग करते हैं, उसको हम भित्ति चित्र कहते हैं। तो दोनों के नमूने हमें पाल काल में देखने को मिले। कहाँ देखने को मिले, कैसे, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पांडुलिपि जो चित्रण है, पांडुलिपि मुख्य रूप से ताड़पत्रों, ताम्रपत्रों पर किया गया था। चित्रण के लिए लाल, काला और नीले रंग का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। प्रमुख पांडुलिपियां चित्रण में हैं। अष्ट साहसिका जो है प्रज्ञा पारमिता। इसके अलावा ये सब जो है क्या है, पांडुलिपियां हैं जिन पर चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा जो आपका पंचछायाचित्र, ये चित्र वर्तमान में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संरक्षित हैं। इन चित्रों पर धर्म का स्पष्ट प्रभाव झलकता है। तो बौद्ध काल की जो मूर्ति कला थी, बौद्ध काल का जो स्थापत्य कला था, इन सबको जो है कहाँ पर, पाल काल में दिखाया गया है। दीवारों पर जो चित्रकला की गई है उसे हम भित्ति चित्रकला कहते हैं। तो भित्ति चित्रण मुख्य रूप से गुफाओं में, दीवारों पर और किसी वास्तु पर किया जाता था। जैसे गुफाएं बनाई जाती थी उन दीवारों पर होता था। जो दीवारें होती थीं, स्तूप होते थे, उन पर होता था, या कोई भवन बनाते थे उन पर हम कला जो चित्रकारियाँ करते थे उसे हम भित्ति चित्र कहते हैं। ये चित्र दीवारों पर बनाए गए थे। चित्रों में क्या था, पशु, फूल, मानव और ज्यामिति चित्रों का प्रयोग किया गया था। सराय टीला नालंदा से भित्ति चित्र के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। हमने वहाँ पे उदाहरण के साथ बता दिया कि कहाँ ये पाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ चित्र बौद्ध जो है औरंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों पर अजंता और बाघ गुफा का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अजंता चित्रकला है वो आपका गुप्त काल से है और गुप्त काल के बाद पाल कला आया था। ठीक है, पाल काल आया था, इसीलिए जो है अजंता की चित्र और बाघ के जो चित्र थे उनके प्रभाव भी हमें जो है पाल काल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखना आज मैंने जो टॉपिक कराया है, दो जो टॉपिक करा दिया है, मौर्यकालीन कला और आपका जो है पाल कालीन कला। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।